हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदान निकेतन यूट्यूब चैनल। मैंने इस वीडियो के पहले वर्ण विचार का पहला वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने स्वर वर्ण को बहुत ही अच्छे से समझाया है। स्वर वर्ण के परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके भेद, सभी चीज को बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि उस वीडियो के बिना वर्ण विचार क्या है, अधूरा है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? व्यंजन वर्ण के बारे में, कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, ये सारा चीज मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सभी कमेंट में जाके बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, थोड़ी ही देर का वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको परिभाषा, किसी भी चीज में परिभाषा जानना जरूरी होता है। परिभाषा है ना, सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। किसका परिभाषा जानेंगे? तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। देखिए, स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण होता है यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या होता है? मतलब व्यंजन वर्ण होता है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होती है। यानी व्यंजन जो होता है अपने आप में क्या होता है? अधूरा होता है। इसे किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है, तभी ये जाके पूरा होता है ना। ये अपने आप में क्या होता है? अधूरा है, अधूरा होता है। यानी इसका अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो ये होगा, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण या अक्षर, वैसा वर्ण या अक्षर जिसे जिसके उच्चारण के लिए, जिसके उच्चारण के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है, के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है, किसी स्वर की आवश्यकता होती है। यानी ये जो है अपने आप में क्या होता है? अधूरा होता है। यानी वैसा वर्ण या अक्षर जिसके उच्चारण के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है। यानी बोला जाए, मोटा मोटी मिला जुला के बोला जाए तो व्यंजन वर्ण जो होता है अपने आप में क्या होता है? अधूरा होता है। व्यंजन वर्ण क्या होता है? अपने आप में अधूरा होता है। इसे पूरा करने के लिए स्वर की जरूरत होती है। जैसे जैसे देखिएगा, जैसे हम लिखे क, तो क क्या है? अपने आप में अधूरा है। ये हलंत है, हलंत का मतलब अधूरा है। क क्या है? अपने आप में अधूरा है। अब इसमें कौन आके मिला? अ, तो ये क्या बन गया? क। तब ये क्या बना? क। तब बना ये क। उसी तरह से ख, या फिर कोई भी व्यंजन लीजिए, कोई भी व्यंजन लीजिए, तो अपने आप में क्या होता है? अधूरा होता है। तब जब तक इसमें एक स्वर आके नहीं मिलता है तब तक ये पूरा नहीं होता है। यानी वैसा वर्ण जिसे बोलने के लिए, है ना, जिसके उच्चारण के लिए किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता होती है, वैसे ही वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब आपको क्या जानना है कि मोटा मोटी आपको जानना क्या है कि देखिए, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। कितनी होती है? 39। कुल व्यंजनों की संख्या 39 और स्वरों की संख्या 11। दो क्या बचता है? अयोग्य। सब मिला के जोड़ा जाए तो टोटल 52 यानी 52 होता है। यानी कुल व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं? 39 होते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में पूछे कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजनों की संख्या है 33 यानी 33। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, अब देखना है व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद देखना है। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। तो देखिए, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तो व्यंजन वर्ण के 5 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबको एक एक करके हम समझाएंगे आपको, एक एक करके।
सबसे पहला कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जैसे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। 25 कौन कौन सा होता है? तो क वर्ग, पूरा क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आएगा? क, ख, ग, घ, अंग, अंग। उसके बाद च वर्ग, उसके बाद च वर्ग, जैसे च, छ, ज, झ, य। उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग कौन कौन सा? ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य ट। उसके बाद त वर्ग, त वर्ग कौन कौन सा? त, थ, द, ध, दंत। उसके बाद आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सभी को क्या कहा जाता है? सभी को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। यानी क, ख, ग इनमें से कुछ भी पूछे, जैसे दे दिया आपको ढ दे दे और बोले कौन सा वर्ण है, तो स्पर्श वर्ण है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। भ दे दे तो स्पर्श व्यंजन वर्ण है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। आगे देखिए, आगे क्या क्या आता है? तो य, र, ल, व, ये चार आता है। इन चारों को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। इसे कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। है ना? उसके बाद क्या आता है? तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। इसे क्या कहा जाता है? तो इन चारों को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। इसे कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आता है अक्ष, त्र, ज्ञ और क्या आता है? और आता है स्र, स्र। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसे। ठीक है, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है ड़ और ढ़। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। अब देखिए, मूल जो व्यंजन वर्ण होते हैं यहीं तक होते हैं। कहां तक? ह तक, क से लेके ह तक। तो देखिए, क से लेके ह तक में 25 कौन सा वर्ण होता है? स्पर्श व्यंजन। 4 कौन सा होता है? अंतःस्थ। उसके बाद 4 कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। है ना? उसके बाद 4 क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। और 2 होता है द्विगुण व्यंजन। यानी यहाँ तक का जो व्यंजन है, यहाँ तक का जो व्यंजन है, उसे हम लोग कहते हैं मूल व्यंजन वर्ण। यानी क से लेके ह तक को क्या कहा जाता है? मूल व्यंजन वर्ण। और मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है, 33 हम लिखवा दिए शुरू में। तो देखिए, 25 था स्पर्श व्यंजन, 4 है अंतःस्थ, 29 हो गया और 4 हो गया ऊष्म व्यंजन। यानी टोटल 33, 33। 33 क्या होता है? मूल व्यंजन होता है। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 39 है। तो 33 और 4 हो गया संयुक्त, यानी 37 और 2 हो गया द्विगुण व्यंजन। यानी कुल मिला के 39 हो गया। है ना? कुल मिला के क्या हो गया? 39। यानी व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 39 होती है ना? 39 होते हैं। अब देखना है, अब देखना है कि इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब हम सभी को देखना है कि इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ इन सभी का उच्चारण स्थान देख लीजिए एक बार। क, च, ट, त, प। इन सभी वर्गों का उच्चारण स्थान याद रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक ट्रिक याद रखना चाहिए। एक ट्रिक ये रहेगा, के टी एम डी ओ, यानी केटीएम 2। क्या याद रखना है? केटीएम 2, केटीएम 2। मुझे केटीएम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केटीएम ही चाहिए।
अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, के से याद रखना है कंठ, कैसे क्या याद रखना है कंठ, टी से क्या याद रखना है तालु, टी से तालु याद रखना है, एम से याद रखना है मूर्धा, क्या याद रखना है मूर्धा, है ना। डी से याद रखना है आपको दंत, दंत, और ओ से याद रखना है ओष्ठ, क्या याद रखना है ओष्ठ। यानी क वर्ग का जितना भी उच्चारण है सभी को हम किससे बोलते हैं कंठ से। चौ वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, टो वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो वर्ग का उच्चारण किससे होता है दंत से होता है, और पो वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है, किससे होता है ओष्ठ से होता है। अब देखिए अब क्या रहा, यो रो लो वो, ये सारा चीज बचा हुआ है, तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व हो, ये सारा चीज बचा हुआ है। तो देखिए कंठ से और किसका किसका उच्चारण करते हैं हम, कंठ से और किसका किसका उच्चारण करते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान यही सब है, यही सबसे हमको उच्चारण करना है जिसका भी करेंगे। तो कंठ से देखिए उच्चारण किसका किसका होगा, तो यहाँ लिख देते हैं। कंठ से और भी किसका उच्चारण होगा, तो अ का उच्चारण कंठ से होता है, आ का उच्चारण भी कंठ से होता है, और ह यानी क वर्ग को छोड़ करके ओ आ और ह इन सभी का उच्चारण भी किससे होता है कंठ से ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है चौ वर्ग, यानी ई ई यो और तालव्य स्व, इन चारों का उच्चारण किससे होता है तालु से, यानी चौ वर्ग को छोड़ करके ई मतलब हर्षई दीर्घई और यो और तालव्य स्व का उच्चारण किससे होता है तालु से होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है मूर्धा, मूर्धा का उच्चारण यानी रो री और मूर्धांत स्व, इन तीनों का उच्चारण भी यानी ट वर्ग को छोड़ करके इन तीनों वर्णों का उच्चारण भी किससे होता है मूर्धा से ही होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या है दंत, तो दंत का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत का उच्चारण स्थान होता है लो, है ना, लो होता है दंत का उच्चारण स्थान, और उसके साथ साथ क्या होता है स्व, कौन सा स्व, तो दंत स्व। देखिए तालब स्व तालु से, मूर्धन्य स्व मूर्धा से, दंत स्व दंत स्व, यानी ये तो पता चल ही जा रहा है। दंत स्व, तो दंत का ही प्रयोग किया जा रहा है, देखिए दंत में हमारा दांत में जाके सेट हो रहा है ना, ये आवाज कहाँ जाके सेट हो रहा है दांत में जाके सेट हो रहा है। अब देखिए अब एक चीज और याद रखना है कि जो जितने भी वर्ग है उसके जो पांचवें अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ग है उसके जो पांचवें अक्षर है ना, जितने भी वर्ग हैं उसके पांचवें अक्षर का उच्चारण क्या होता है, तो देखिए कौन कौन सा, तो अंग, अंग, इया, मूर्धन्य, दंतनो और मो, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका किससे होता है, नासिका से होता है। नासिका बोलने का मतलब नाक से, मतलब जब भी बोले अंग तो नाक से, इया नाक से, न नाक से, है ना, नासिका से इसका उच्चारण स्थान करते हैं। ठीक है, कहाँ से करते हैं नासिका से। ठीक है, अब क्या क्या बचा, कौन कौन सा वर्ण, कल हम स्वर वर्ण पढ़ाए थे, तो इसके पिछले वीडियो में स्वर वर्ण पढ़ाए थे, तो उसमें उच्चारण स्थान हम नहीं बताए थे, तो अभी ही सबका उच्चारण स्थान करवा देते हैं। और क्या बच रहा है, देखिए अ हो गया, आ हो गया, ह, अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, है ना, क्या क्या बच गया, ऊ बच गया, है ना, ऊ बच गया, ए बच गया, ए बच गया, ए बच गया, और क्या बच गया ओ बच गया, और क्या बच गया ओ बच गया, ओ ओ और औ बच गया, ऊ ऊ ऊ। आपको एक चीज, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ, ऊ और ऊ का उच्चारण। अब बता ए ऐ ओ औ, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, ए ऐ ओ औ, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिए चार वर्ण बच रहा है, कौन कौन सा, ए ऐ, ए ऐ, ओ औ, औ, ऐ, ए ऐ ओ औ, कितना बच रहा है चार बच रहा है, मतलब सारा स्वर वर्ण भी हो गया है, अब चार बचा है। तो इन चारों का उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए ए ऐ ओ औ दोनों कंठ से भी बोलते हैं, कंठ से भी बोलते हैं, तालु का भी प्रयोग करते हैं, और कंठ से भी बोलते हैं, और ओष्ठ का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए ए ऐ, आपका जीव जो है वो कंठ, कंठ का तो प्रयोग इसमें हो ही रहा है,
और उसके साथ साथ तालु में भी इसको, तालु में भी इसे लगाया जा रहा है। जैसे ए बोल के देखिएगा तो आपका जीभ जो है तालु में भी सटेगा। और ओ का प्रयोग हम कंठ से करते हैं और कंठ के साथ साथ ओष्ठ से भी करते हैं इसका प्रयोग। किसे करते हैं? ओष्ठ से। यानी शुरू से देखिए, उच्चारण स्थान के लिए आपको सबसे सरल उपाय है कि केटीएम 2 याद रखना है। केटीएम 2 यानी के, यानी क वर्ग का जितना भी उच्चारण होता है के यानी कंठ से होता है। इसके साथ साथ अ, आ और ह का उच्चारण स्थान भी कंठ ही है। टी यानी तालु, यानी च वर्ग का जितना भी वर्ण है सबका उच्चारण हम तालु से करते हैं। इसके साथ साथ ई मतलब हर्षई, दीर्घई, य और तालव्य, इन सभी का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु ही है। इसके बाद ट वर्ग का जितना भी उच्चारण स्थान है सब मूर्धा से करते हैं, मूर्धा से। उसके साथ साथ री, र और तल, मूर्धन्य स्व, इनका उच्चारण क्या है? मूर्धा है। उसके बाद देखिए तो वर्ग, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, केटीएम 2। डी, डी मतलब दंत, और उसके साथ साथ लौ और दंत स्व, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? दंत ही है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके साथ साथ उ और उ, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। उसके बाद देखिए, ये हर वर्ग का पांचवा अक्षर को नासिका से बोला जाता है, नाक का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब एक और वीडियो इसका आएगा वर्ण विचार का, जिसमें आपको वर्ण, इसके मतलब जो भी होता है घोष वर्ण, अघोष वर्ण, ये सारा चीज आपको उस वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो हम नहीं करना चाहते, हर वीडियो को शॉर्ट में रखना चाहते हैं ताकि आपको भी हार्ड ना लगे देखने में, है ना, डिफिकल्ट ना लगे देखने में। तो आप सभी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।